नमस्कार दोस्तों। हमने पहले पढ़ा स्वर्णिम भारत चैप्टर में मौर्य वंश, शुंग वंश और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पुष्यभूति वंश, जिसे हम वर्धन काल भी कहते हैं। वर्धन वंश जिसे हम पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, यह इसकी जो शुरुआत है वो पुष्यभूति के द्वारा थानेश्वर जो कि दिल्ली के निकट है वहां से इसकी शुरुआत हुई। तो जो पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है उसकी जो शुरुआत हुई है वो पुष्यभूति द्वारा थानेश्वर के निकट की गई थी। पुष्यभूति वंश के जो प्रमुख राजा थे उनमें प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इसके साथ ही जो प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी उसका नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम था राज्यश्री। इसमें हम देखते हैं कि जो बड़ा पुत्र था यानी कि प्रभाकर वर्धन का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम राज्यवर्धन था। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन था, जिसका बंगाल के गौड़ शासक शशांक के द्वारा संघर्ष चल रहा था, और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा उसका जब युद्ध हुआ तो उसमें बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, जो कि 606 ईस्वी में शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या की गई थी। राज्यवर्धन की हत्या के बाद उसका छोटा भाई यानी कि हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, जिसका समय 606 से लेकर 647 ईस्वी यानी कि करीब इसने 40 सालों तक शासन किया। जो हर्षवर्धन था ये एक शक्तिशाली शासक था और यह निसंतान था, इसके कोई संतान नहीं थी, और हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ ही इस वंश का अंत हो गया। इसकी मृत्यु के साथ ही इसके वंश का अंत हो गया। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन था जो कि यहाँ का एक प्रमुख राजा था, उसकी मृत्यु के बाद राज्यवर्धन जो कि बड़ा पुत्र था वो गद्दी पर बैठा। राज्यवर्धन का गौड़ शासक शशांक के द्वारा संघर्ष चल रहा था और गौड़ शासक शशांक ने उसकी हत्या कर दी। गौड़ शासक शशांक ने जब इसकी हत्या कर दी तो हत्या करने के बाद इसका छोटा भाई यानी कि हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का जो समय था वो भी संघर्ष में था, क्योंकि उसने अपने भाई को संघर्षों में लड़ता हुआ देखा था। जब शशांक के भय के कारण जो हर्षवर्धन की बहन है राज्यश्री वह जंगलों में चली गई, लेकिन हर्षवर्धन के प्रयासों से उसे ढूंढ निकाला गया और हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया। हर्षवर्धन था वो एक निसंतान राजा था। अब हर्षवर्धन का जो संघर्ष था वो भी शशांक के साथ चल रहा था, लेकिन शशांक एक बहुत शक्तिशाली राजा था जिसको हराना मुश्किल था। इसके लिए हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली। हर्षवर्धन ने कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि कर ली और संधि के तहत उसने यह कहा कि आप अपनी सेना मुझे देंगे, और भास्कर वर्मा के नेतृत्व में और हर्षवर्धन के नेतृत्व में सेना दक्षिण की ओर चली। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ तो दिल्ली है, एक तरफ बंगाल है, तो बंगाल दिल्ली के दक्षिण में पड़ता है। तो जब ये दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे तो क्या होता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड जो कि उस समय एक शक्तिशाली शासक था, उसने देखा कि ये सेना मेरी ओर बढ़ी हुई आ रही है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा के तट से सेना को खदेड़ दिया, यानी कि पुलकेशिन सेकंड ने उसे उत्तर की ओर खदेड़ दिया, यानी कि उसे आगे नहीं बढ़ने दिया। और जो हर्षवर्धन था उसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। यह जो हर्षवर्धन था वह शुरुआत में शिव का वह सूर्य का उपासक था। सूर्य का उपासक था, लेकिन धीरे धीरे इसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया।
उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया था। हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की, यानी कि जो राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन है, उसमें हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की और वह प्रति 5वें वर्ष, यानी वह प्रति 5वें वर्ष गंगा और यमुना नदियों के संगम पर इलाहाबाद में, गंगा और यमुना नदियों के संगम पर इलाहाबाद में एक महोत्सव करता था और वह अपने हथियारों को छोड़कर संपूर्ण संपत्ति को प्रति 5वें वर्ष दान कर दिया करता था। यानी कि जो हर्षवर्धन था वो हर 5वें वर्ष प्रयाग पर एक महोत्सव करता था और महोत्सव के दौरान वह अपने औजारों को छोड़कर या अपने तीर कमानों को, हथियारों को छोड़कर सारी संपत्ति का दान कर दिया करता था। चीनी यात्री वेनसांग, जो चीनी यात्री हेनसांग था, वह छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ। यानी कि जो हर 5वें साल में जो छठा महोत्सव किया जाता था, यानी कि छठे नंबर पर जो महोत्सव हुआ उसमें हेनसांग भी सम्मिलित हुआ। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटक लिखे जिनका नाम था नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। और इसी प्रकार से जो हर्षवर्धन था उसने बाणभट्ट जैसे रचनाकार को भी आश्रय दिया था। यानी कि जो हर्षवर्धन था उसने बाणभट्ट, जिसने कादंबरी और हर्षचरित की रचना की थी, तो हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान और हिंसांग आदि विद्वानों को भी आश्रय दिया था। तो हम यदि हम वर्धन काल को देखें तो वर्धन काल को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं, जिसकी स्थापना थानेश्वर से प्रारंभ हुई पुष्यभूति के द्वारा। इसका जो सबसे प्रमुख राजा था वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा और राज्यवर्धन का शशांक के साथ संघर्ष चल रहा था, जिसमें राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई। और राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन का जो जीवन था वो संकट में था। उसने शशांक के खिलाफ एक सेना भेजी और सेना भेजने के बाद दक्षिण में पुलकेशिन II द्वारा उस सेना को उत्तर में खदेड़ दिया गया। हर्षवर्धन ने अपनी विशाल राजधानी कन्नौज को बनाया। वह हर 5वें वर्ष एक महोत्सव करता था और उस महोत्सव में वह अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर दिया करता था। इसने 3 नाटकों की रचना भी की थी, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और इसके साथ ही इसने मयूर, सुबंधु, मातंग दिवाकर, ईशान, हेनसांग आदि विद्वानों को भी आश्रय प्रदान किया।